तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब ये है हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ द थर्ड यूनिट बीसीई, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो आपका थर्ड यूनिट है, ये उसका सेकंड लेक्चर है। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि भाई हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। बीच के कुछ टॉपिक्स हैं। देखो, मैं सोच रहा था कि पहले डेटा स्ट्रक्चर्स करा देता हूँ, फिर उसके बाद ये जो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और बचर फंक्शन और ये सारी चीजें ये सब मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बेस बना देगा, है ना, थोड़ा थिंकिंग एबिलिटी आपकी वो कर देगा, इंडल्ज कर देगा उसमें। उसके बाद आप वो पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो अभी के लिए आप पहले पढ़ो कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। अगर मैं बात करूं डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो डेटा स्ट्रक्चर से क्या समझ में आ रहा है? हम सबके घर में कंटेनर्स होते होंगे। कंटेनर्स का मतलब क्या है भैया? थोड़ा सा इस चीज को पहले समझ लेते हैं। कंटेनर्स का मतलब क्या है? हमारी मम्मी के किचन में कुछ ऐसे ऐसे डब्बे होते हैं, है ना। कुछ बड़े डब्बे होते हैं, कुछ पतले डब्बे होते हैं, कुछ गोल गोल से डब्बे होते हैं टिफिन टाइप के, है ना। तो ये डब्बे अलग अलग क्यों बनाए गए? अगर तुम्हारी मम्मी चाहती तो एक तरीके के 100 डब्बे, 100 से ज्यादा हो गया, 10 डब्बे लेके आती और इसी में सब कुछ डाल देती। मसाले भी इसी में, दाल भी अगर रखनी है तो दाल भी इसी में, तुम्हारी हल्दी भी इसी में, नमक भी इसी में, शक्कर भी इसी में, चाय पत्ती भी इसी में। लेकिन तुम्हारी मम्मी ऐसा नहीं करती। मम्मी यहाँ क्या करती है? जैसे मेरी मम्मी क्या करेंगी कि अगर मसाला रखना है तो एक बड़ा सा कंटेनर ला लिया, वो गोल वाला होता है ना, और उसके अंदर ऐसे बड़े पार्ट्स होते हैं। तो वो पार्ट्स में उन्होंने एक में हल्दी डाल दिया, एक में कोई मसाला डाल दिया, एक में कोई सब्जी मसाला डाल दिया, एक में मैगी मसाला डाल दिया, मतलब जो भी है XYZ, उनका नमक होता है, कुछ नमक डाल दिया, कुछ यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई कड़ी वगैरह बनाने के लिए कड़ी पत्ता वगैरह वो डाल दिया। तो ये उनका एक डब्बा हो गया। वही ऑन दी अदर हैंड अगर उनको शक्कर का डब्बा बनाना है तो शक्कर का डब्बा थोड़ा सा ऐसे गोल सा बड़ा होता है। फिर वही अगर उनको चावल रखना है तो हमारे पास एक बड़ा सा वो रखा होता है कंटेनर, जिसके ऊपर एक ढक्कन लगाते हैं, और ये थोड़ा बड़ा कंटेनर होता है, इसमें चावल रखा जाता है। ये कुकर नहीं, कुकर ऐसा बन गया, लेकिन ये बड़ा कंटेनर होता है। ठीक इस तरीके से दाल के लिए भी एक बड़ा सा कंटेनर होता है, जिसमें दाल और सपोज आटा वगैरह रखा रहता है। तो ये अलग अलग कंटेनर्स लगाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, या आपका जो यूज है उसके हिसाब से बनाया जाता है। अब सपोज ये जो बड़ा वाला कंटेनर है, अगर इसको मेरी मम्मी मसाले स्टोर करने के लिए रखने लगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। ठीक उसी तरीके से आपके जिस तरीके की सिचुएशन है या जिस तरीके का आपका कंटेंट है, यहाँ हल्दी मसाले हमारे क्या है भैया? यहाँ मसाले हैं हमारे डेटा, यहाँ मसाले हैं हमारे डेटा। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डेटा, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस ऑफ द डेटा, हम क्या करेंगे? उसको अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करेंगे, और उन्हीं कंटेनर्स को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं भैया? डेटा स्ट्रक्चर्स। अब अगर मैं बात करूं अब डेटा स्ट्रक्चर्स की, तो अब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मसालों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। मैनेजिंग, ताकि हम इफिशिएंटली, जब हमको चीनी चाहिए चीनी मिल जाए, जब हमको चाहिए नमक नमक मिल जाए, मैनेज इफिशिएंटली हो पाता है। एंड स्टोरिंग डेटा, अल्टीमेटली डेटा स्टोरेज की तरह वो काम कर रहा है, सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाइड इफिशिएंटली। उसको एक्सेस करना, सपोज आप कोई सब्जी बना रहे हो, आपको नमक मिल ही नहीं रहा, आपको मसाला मिल ही नहीं रहा, कहाँ रखा होगा? तो अगर हमने उसको छोटे बड़े कंटेनर्स में अलग अलग करके रखा है, तो हम उसको इफिशिएंटली मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें अलग मसाले डाल सकते हैं, एंड इफिशिएंटली उसको हम यूज कर सकते हैं, इफिशिएंटली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का काम यही होता है कि जितना भी अलग अलग वैरायटी ऑफ डेटा है, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड डिपेंडिंग ऑन द यूज केस, हम उसको क्या करेंगे? अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर करके रखेंगे, ताकि उसको हम इजीली एक्सेस और इजीली मॉडिफाई कर सके। और इसी कंटेनर को, इसी जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। क्या इतनी कहानी समझ में आई? हाँ जी भैया, ये डेटा स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है। भैया आप इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? थोड़ी तबीयत खराब है ना, तो चला लेना। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा ही धीरे हो गया, तो कैसे बताओगे? चलो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि पिच ऊपर करूँ, या मैं एडिटिंग के टाइम इसको सही करूँ। डेटा स्ट्रक्चर्स आर एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग एफिशिएंट एल्गोरिथम्स। अब क्या होता है कि सपोज एल्गोरिथम मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, हाँ जी पढ़ाया था। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने की जो प्रोसेस है, उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। एग्जांपल मैंने वहां चाय बनवाई थी आपसे, चाय बनाई क्या? अकेले के लिए? चलो ठीक है। तो किसी भी काम को करने के लिए जो प्रोसेस होती है, उसे एल्गोरिथम कहते हैं। अब सपोज जो हमारी मम्मियां हैं, वो सब्जी बना रही है, सब्जी बनाने की एक प्रोसेस होती है। पहले तेल गरम किया, फिर उसमें ये चीज डाली। तो ये जो तेल है या फिर जो मसाले हैं, अगर ये डेटा स्ट्रक्चर्स की मदद से एफिशिएंटली रखे हुए हैं, तो विद इन द प्रोसेस, जब हम एल्गोरिथम प्रोसेस को तुम वो करो एल्गोरिथम से,
और सब्जी बनाने की प्रोसेस, यहाँ कोई प्रोग्राम लिखने की प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम लिखते टाइम पे अगर हमारे पास डेटा एफिशिएंटली स्टोर्ड होगा तो हम उसको इजीली मैनेज कर पाएंगे, इजीली यूज कर पाएंगे। तो एल्गोरिथम लिखने में डेटा स्ट्रक्चर्स का बहुत बड़ा रोल है और एल्गोरिथम को एफिशिएंटली अच्छे से लिखने में डेटा स्ट्रक्चर मैनेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ जी, समझ में आ चुकी है कि एफिशिएंट डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के लिए डेटा स्ट्रक्चर कितना ज्यादा जरूरी है एंड आर अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस। भैया कंप्यूटर साइंस डील ही कर रहा है डेटा के ऊपर, तो डेटा स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल, बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है कंप्यूटर साइंस के लिए। एक और पॉइंट क्या है? अ डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, रिट्रीविंग एंड स्टोरिंग द डेटा। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के काम नहीं आता है, उसको हम स्टोर करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं और एक और टर्म लिखा हुआ था रिट्रीव, और उसको प्रोसेस करते हैं। तो ये कुछ कहानी है भैया डेटा स्ट्रक्चर्स की। क्या ये कहानी हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, ये डेटा स्ट्रक्चर्स का एक्चुअल मीनिंग तो हमें समझ में आ चुका है। इस चीज को आप नोट कर लो। क्या ये डायग्राम बनाना है? नहीं भैया, ये बस मैंने थोड़ा सुंदरता के लिए बना दिया था। बस आपको समझ में आया डेटा स्ट्रक्चर्स किस किस टाइप के होते हैं, तो ये थोड़ा सा मैंने बना दिया था। तो इस चीज को आप नोट कर लो, डेफिनेशन डालो, ये 3 पॉइंट्स लिख लो। हालांकि मैं रेकमेंड क्या करूंगा कि ये 3 पॉइंट्स तो आप लिखो, लेकिन इसके अलावा आपको जो चीजें समझ में आ रही, मैंने जो आपको समझाया इस स्लाइड से, जो आपको समझ में आया अपने वर्ड्स में थोड़ा सा एक ब्रैकेट में लिख के लोगे ना तो बड़ा ही आसान होगा। एग्जाम टाइम में आपको याद आएगा कि हाँ भैया ने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया था, क्या क्या एग्जाम्पल बताए थे और किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को हमको समझाया था। तो अपने शब्दों में थोड़ा सा लिख लो, बेहतरीन रहेगी वो चीज। इसको लिख लो, पहले नोट कर लो। ठीक है, कर लिया नोट। चलिए अब बढ़ते हैं भैया हमारे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये चीज हालांकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मगर एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं कि जो आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं हमारे फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स। ट्रेन आपने सबने देखी है, जो कोयला वाली ट्रेन होती है उसको आपने सबने देखा है। हाँ जी भैया, सबने देखा है। उन कोयले वाले ट्रेन्स में ऐसे बोगीज होती है, कंटेनर्स होते हैं। ये हो गया आपका फंडामेंटल कंटेनर। क्या हो गया? फंडामेंटल कंटेनर। इसके अंदर हमने कोयला भर लिया, सपोज भैया ऐसे कोयला काला काला भर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या ट्रेन सिर्फ एक बोगी से चलती है? नहीं भैया, सिर्फ एक बोगी से नहीं चलती है। तो इस फंडामेंटल यूनिट को जोड़ के इस फंडामेंटल यूनिट को जोड़ के हमने एक चेन बना दी। इन फंडामेंटल यूनिट्स को जोड़ के हमने एक चेन बना दी और इसे हमने कह दिया एक बड़ा कंटेनर, जिसे हम कहते हैं ट्रेन। कहते हैं भैया ट्रेन में लदवा दिया है, कल तक में पहुंच जाएगा। क्या किया है? ट्रेन इज द चेन ऑफ फंडामेंटल जो आपके डेटा स्टोरेज सिस्टम से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि बोगीज जिसे हम कहते हैं, उन बोगीज को जोड़ के ट्रेन को बनाया गया है। अब हम क्या कह सकते हैं कि जो बोगीज है, इंडिविजुअल बोगीज आर द प्रिमिटिव और द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो ट्रेन बना वो इंडिविजुअल बोगीज को मिलकर बना, तो ये नॉन प्रिमिटिव है। अलग अलग समझ में डिफरेंस, कहानी समझ में आई कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। मतलब वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को यूज करके अगर हम उनको चेन में जोड़ दे या उनको अलग अलग तरीके से भैया अलग अलग ग्रुप्स में बांध दे, तो अगर ये ग्रुप्स में बांध दिया है तो उसे हम क्या कह देते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। इसका टेक्निकल एग्जांपल क्या है? टेक्निकल एग्जांपल भैया ये है, टेक्निकल भैया एग्जांपल ये है कि आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है, जो आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें आपके इंटीजर आ गया, आपका फ्लोट आ गया। क्या आपको इंटीजर के बारे में पता है? हाँ जी, आपने पहले पढ़ाया था, लेकिन दोबारा पढ़ेंगे। इंटीजर क्या होता है? सपोज हमें क्या करना है, किसी वेरिएबल x के अंदर स्टोर कराना है एक नंबर जो कि है इंटीजर टाइप का। इंटीजर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इंफिनिटी। मुझे यहाँ 79 स्टोर कराना है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप। फ्लोट क्या होता है भैया? x इज इक्वल टू 7.9। जहां पॉइंट की बात आ जाती है वहां हम फ्लोट का यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। कैरेक्टर्स, अगर मुझे स्टोर कराना है x इज इक्वल टू, अगर मुझे स्टोर कराना है x इज इक्वल टू x, अगर मुझे ये स्टोर कराना है, एक और चीज होती है स्ट्रिंग्स। अगर मुझे अपना नाम स्टोर कराना है तो मैं कुछ ऐसे स्टोर कराऊंगा, स्ट्रिंग नहीं, मेरा नाम से स्ट्रिंग नहीं है, मेरा नाम सचिन है। तो मेरे को अगर अपना नाम स्टोर कराना है तो ये कुछ मैं करा रहा हूं।
तो ये इंडिविजुअल फंडामेंटल ब्लॉक्स है। लेकिन सपोज मैंने एरेज के बारे में आपको बताया था, अगर अगर इन्हीं इसको थोड़ा इरेज कर दो, एग्जांपल में आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट कर लो जो भी करना हो, ठीक है, पॉज कर लेना, इसको एग्जांपल में आप लिख लेना। लेकिन सपोज ये जो आपका इंटीजर है, मैं क्या करूं, इसी को एरे में जोड़ दूं। एरे आपको याद है, एरे मैंने पढ़ाया था। इसी को अगर मैं एक लाइन से जोड़ता चला जाऊं, ये क्यों जोड़ा जाता है अभी एरे समझाते टाइम पे समझाऊंगा। लेकिन अगर मैंने इसी इंटीजर, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने 79 लिखा है तो एक्चुअली मेमोरी में क्या हो रहा है, एक डब्बा क्रिएट हो रहा है, एक स्पेस एलोकेट हो रही है जिसका जो नाम होगा वो x होगा और इसके अंदर 79 नंबर स्टोर हो रहा है। अगर मुझे 5 नंबर्स को स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, एक एरे का यूज करूंगा जो कि आपके ट्रेन की तरह काम करेगा। इसमें अलग अलग डिब्बों में मैं अलग अलग कोयले को स्टोर कर सकता हूं, अलग अलग डेटा को स्टोर कर सकता हूं। पहले डब्बे में मेरा 79 है, दूसरे में मेरा 89 है, तीसरे में मेरा 99 है, फिर मेरा 100 है और 101 है सपोज। तो इस तरीके से मैं एक लार्ज नंबर ऑफ डेटा को एक एरे में स्टोर कर सकता हूं। जिस तरीके से हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ कोल को एक ट्रेन में स्टोर कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से यहां हम एरे का यूज करते हैं। तो क्या आपको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव समझ में आया? प्रिमिटिव फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं वो प्रिमिटिव को यूज करके नॉन प्रिमिटिव को बनाए। मतलब जो नॉन प्रिमिटिव हो कोई फंडामेंटल ब्लॉक्स नहीं है, उनको यूज प्रिमिटिव को यूज करके ही नॉन प्रिमिटिव बनाया जाता है। क्या ये कहानी समझ में आई? क्या ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? हाँ जी, ये समझ में आ चुका है। तो ये नॉन प्रिमिटिव है, डायरेक्टली ऑपरेटेड अपॉन बाय मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस मैंने समझाया है अगेन, बट नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो अभी इसको। अगर मैं इसको समझाने जाऊंगा ना तो अभी थोड़ा सा लंबा वीडियो खिंच जाएगा। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस है, समझो कि कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं सीपीयू में, जो एकदम इंटरनल लेवल पे इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, जो यूजर नहीं दे रहा है, वो कंप्यूटर खुद ही ऑपरेट कर रहा है, तो उसको हम मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जो मशीन के अंदर चल रहा होता है। ठीक है, एग्जांपल इसके क्या है भैया, जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर उसके एग्जांपल क्या है, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, पॉइंटर्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, तो ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, बिल्ड यूजिंग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करके नॉन प्रिमिटिव बनाया जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, एरेज, यहां बताया मैंने, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ग्राफ्स, ये सब भी क्या होते हैं भैया, या इस वीडियो में और अगले वीडियो में ये पूरा कवर हो जाएगा, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। चलिए, अब ये जो नॉन प्रिमिटिव वाली कैटेगरी रहती है, इसमें फर्दर दो टाइप्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव वाली जो कैटेगरी होती है उसमें फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और दूसरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा इसको लिख लो, एक काम करो, है ना, इसको लिख लो, हो गया नोट। चलिए अब थोड़ा सा एक डायग्राम की मदद से हम अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को कंसाइज कर लेते हैं। ये डायग्राम, ये चार्ट अपने एग्जाम में भी बनाओगे, अपने नोट में बना लोगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि भैया डेटा स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज होती है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, फ्लोट, कैरेक्टर, इंटीजर, बूलियन, तो ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। नॉन प्रिमिटिव के अंदर दो कैटेगरीज होती है फर्दर, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक होते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरे होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से क्या समझ में आ रहा है? लीनियर का मतलब होता है भैया एक लाइन में, तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर एक सिंगल लाइन में है तो उसे हम कह देते हैं लीनियर। अब लीनियर के अंदर भी स्टैटिक और डायनामिक आता है, लेकिन अभी के लिए स्टैटिक और डायनामिक काट दो, आप इसको रहने देना, डायरेक्टली आप लीनियर के अंदर इसको नोट करना, ऐसा इस तरीके से आप इन चारों को नोट कर लेना। एक होता है आपका एरे, क्या एरे एक लाइन में होता है, हाँ जी भैया एक सीधी लाइन में होता है। दूसरा होता है आपका लिंक लिस्ट, क्या आपका लिंक लिस्ट एक लाइन में होता है, हाँ जी भैया आपका लिंक लिस्ट जो होता है वो प्योरली एक लाइन में होता है। ये लिंक लिस्ट मैंने बना दिया, अभी इसी वीडियो में समझाने वाला हूं क्या होता है। फिर अगर हम बात करें स्टैक की, तो स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक का मतलब क्या भैया, हमने क्या किया, हमने बुक्स का स्टैक लगा दिया, हमने बुक्स का गुट लगा दिया, स्टैक भी वही वाला स्टैक होता है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर की तरह कैसे यूज में आता है उसको अगले वीडियो में समझेंगे। तो ये हमारा स्टैक भी लग गया, किताबों का ढेर हो गया, बहुत सारे किताब हो गए, तो ये स्टैक हो गया। क्यू क्या होता है, क्यू एक लाइन की तरह समझो, एक बंदा यहाँ खड़ा है, फिर उसके पीछे एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। आपका जो कॉलेज की असेंबली होती होगी, कॉलेज की असेंबली होती नहीं भैया, स्कूल में होती, आप नहीं, स्कूल की जो आपकी असेंबली होती थी, किसी भी शॉपिंग मॉल में जब आप मूवीज वगैरह देखने जाते हो, तब जो आपकी लाइन लगती है तो उसको आप क्यू बोलते हो। क्या बोलते हो? क्यू, कि आई एम इन अ क्यू,
क्यू का मतलब आप लाइन में लगे हुए हो, तो वही क्यू है, वही वाला क्यू है। तो क्या वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है? हाँ जी, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के मेनली यहाँ 4 एग्जांपल्स होते हैं। पहला आपका एरे, दूसरा आपका लिंक्ड लिस्ट, तीसरा आपका स्टैक और चौथा आपका क्यू। क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ जी, समझ में आ चुकी है। चलिए, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पहला आपका ट्री होता है। ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, आगे हम समझेंगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, कुछ इस तरीके के ट्री का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब कि किसी एक नोड से दूसरी नोड जुड़ी हुई होती है, किसी एक नोड से दूसरी नोड जुड़ी हुई होती है, इस तरह का हमारा ट्री बनता है। तो दूसरा हमारा ग्राफ है। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है कि सपोज ग्राफ का यूज आपके गूगल मैप्स वगैरह में, आपके जो स्विगी जोमेटो के ऑर्डर आपको पहुंचाने आते हैं ना, उसमें उनके फोन्स में जो एल्गोरिथम यूज हो रहा था वो यूजिंग ग्राफ बना हुआ होता है। तो ग्राफ क्या करता है भैया, आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आपको जाना है, दूसरे पॉइंट से आपको तीसरे पॉइंट जाना है, तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट जाना है। तो ये ग्राफ्स को यूज करके बनाया जाता है। तो ये ट्रीज और ग्राफ्स आपके नॉन लीनियर है, क्योंकि भैया ये एक सीधी लाइन में नहीं है, इनफैक्ट ये एक सीधी लाइन में आपके एक अलग-अलग जगह पे प्लेस्ड है। तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये क्या हमें कहानी समझ में आ गई, कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। क्या आप इस चीज को नोट कर रहे होंगे? हाँ जी, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम डायग्राम बना रहे होंगे। पॉज करो, स्क्रीनशॉट करो, जो बनना है वो करो, इसको नोट जरूर कर लेना, ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए, अगला क्या है भैया? अगला मेरे ख्याल से मेरा एरे आ रहा होगा। अब आ गया भैया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अभी तक क्या समझ में आया? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स स्टोर डाटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर। होना है था क्या? होना है था? 2 मिनट बाहर क्या बुला रहा है? पाटिल भाई मुझे बाहर बुला रहे हैं। अब तू बाहर मिल। ये बोल रहा था कि अभी तेरे पास पाटिल भाई को रिचार्ज कराना था, बोल रहे थे कि 3 जुलाई के बाद क्या होने वाला है। एक और न्यूज भैया, कंप्यूटर के साथ हम न्यूज चैनल बनेंगे। 3 जुलाई के बाद जियो क्या कर रहा है, अपना 25% हाइक कर रहा है। तो न्यूज आई होगी आज पाटिल भाई के पास, बोलते हैं कि भाई कर ले 2 साल का रिचार्ज। चलिए अब थोड़ा पर्सनल चीजें ना डिस्कस करके पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स स्टोर डेटा इन अ सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंस हम एक लाइन को भी कहते हैं, दिस इज द सीक्वेंस where each element is connected to its previous and next element। जो आपका एरे हो गया कुछ ऐसा होता है, हाँ जी भैया, कि जो हमारा एक एलिमेंट है वो इसके पीछे वाले और साथ ही साथ इसके आगे वाले एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो हम पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जो हमारा एरे ही है, इसी को हम अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। क्या क्या इसके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं सब देख लेते हैं। क्या भैया इसका कोड वगैरह सीखना जरूरी है? एज ऑफ नाउ नहीं, एज ऑफ नाउ आपके सिलेबस में ये नहीं है। ये आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम में आएगा, जो आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे, डीएसए, जिसको हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। कुछ लेक्चर्स मैंने स्टैक एंड क्यू वगैरह के 2 चैप्टर्स आपके मैंने बनाए थे उधर, और शायद 1 चैप्टर भैया ने कराए थे, तो वो आपको मिल जाएगा कोर्स में। हाँ, कोर्स में। तो ठीक है, चलिए वो हटाइए, उसको अपन बाद में देखते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी जितना मैं करा रहा हूँ सिर्फ उतना ही पढ़ना है, कोड वगैरह अभी मत देखना इस चीज का। Arrays क्या होता है? A collection of elements of the same time stored at contiguous memory locations। जो कि मैंने आपको इंटीजर का एग्जांपल बताया था, जहां पे मैंने आपको इंटीजर का एग्जांपल बताया था, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, मतलब कि अगर इस ब्लॉक का मेमोरी एड्रेस 104 है, तो अगले वाले जो ब्लॉक का वो मेमोरी एड्रेस है वो 108 होगा, फिर 112 होगा, 116 होगा। भैया ये 4 का गैप क्यों है? क्योंकि जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स की स्पेस लेता है। जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स की स्पेस लेगा। तो सपोज एड्रेस नंबर 104 में आपके जो मेमोरी है उसका जो एड्रेस है उसमें 104 पे हमारा 7 नंबर स्टोर्ड है। तो ये जो 7 है वो इंटीजर है, इंटीजर 4 बाइट की डेटा लेगा, तो वो 4 बाइट्स यूज करेगा स्पेस। और इस 4 बाइट के बाद जो आप एरे में अगला एलिमेंट डालोगे, सपोज मैंने 8 डाला, तो वो अगले स्पेस में आ रहा होगा, फिर 9 डाला, फिर 10 डाला। तो ये एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर्ड है। साथ ही साथ इसमें मैंने जितना भी डेटा स्टोर कराया है, इस एरे के अंदर मैंने जितना भी डेटा स्टोर कराया है, वो सारा का सारा सिंगल डेटा टाइप है, सिंगल डेटा टाइप है। मतलब कि अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। ये सेम टाइप का है, मतलब सारे के सारे इंटीजर है। क्या मैं यहाँ पे भैया एक फ्लोट डाल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ एक कैरेक्टर डाल सकता हूँ? नहीं। आप एक एरे के अंदर सारे के सारे सेम टाइप के डेटा को ही स्टोर कराएंगे।
ये चीज होती है। जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में जाते होगे ना, तो आपके बॉयज की लाइन अलग होती होगी, गर्ल्स की लाइन अलग होती है, तो कुछ कुछ वैसा ही आप समझो इस चीज को, है ना। चलिए, डिक्लेरेशन किस तरीके से किया जाता है भैया? सबसे पहले क्या करना होता है, इसको इरेज कर दूं क्या? चलो ठीक है, इरेज कर देते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, जब आप कोड के टाइम पे एरे को अगर बनाना है, डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखोगे। किस डेटा टाइप का बनाना चाहते हो? यहाँ पे मैंने इंटीजर का एग्जांपल लिया है, क्योंकि मेरे को ये पूरे एरे के अंदर इंटीजर एलिमेंट्स को ही स्टोर कराना है। सबसे पहले डेटा टाइप बताओगे, उसके बाद एरे का नेम बताओगे, एरे का नेम बताओगे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के जो एरे का साइज है, कितने साइज का एरे रखना है, आपको 5 नंबर स्टोर कराने हैं, आपको 6 नंबर स्टोर कराने हैं, आपको 10 कराने हैं, 100 कराने हैं, 1000 कराने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप वो नंबर डालोगे, आपको कितने नंबर्स का एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन चाहिए। अब दूसरी चीज, इसके अलावा इज इक्वल टू करके करली प्रोसेस के अंदर, अब इसके अंदर आप डेटा क्या डालना चाहते हो। सपोज मैंने यहाँ 3 लिखा, मुझे 3 डेटा का 3 स्पेसेस का एक एरे बना के दो, तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, ये स्पेस क्रिएट हो जाएगी जो कि कॉन्टिन्यूअस होगी। मतलब अगर इसका मेमोरी एड्रेस 100 है तो इसका 4 होगा, इसका 8 होगा, कुछ इस तरीके से। इस एरे का जो नाम होगा वो क्या होगा, यहां मैंने क्या डाला है, एरे नेम डाला है ना। सपोज इसको मैं एस बोल देता हूं या सचिन बोल देता हूं, चलो ठीक है। सचिन नाम की मैंने एक एरे बनाई, तो ये जो मेमोरी के अंदर जो एरे बनी है, इसका नाम भी सचिन होगा, सचिन हो गया। अब उसके बाद यहां करली ब्रेसेस में मैंने 2, 3 और 4 लिख दिया, तो ये जो 2, 3 और 4 है, ये डेटा स्पेसिफिकली यहां पर आके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेमोरी के अंदर हमारा डेटा टाइप बन जाएगा। यहां इस तरीके से हमारी सचिन नाम की एक एरे बन जाएगी, जिसके अंदर रिस्पेक्टिवली 2, 3, 4 स्टोर्ड है। इस तरीके से कोड को लिखा जाता है। हालांकि अभी फुल्ली फ्लेजेड मत समझो कि एरे किस तरीके से कोड लिखा जाता है, बस इनिशियलाइजर डिक्लेयर कैसे किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा एरे है वो कुछ ऐसा दिख रहा होता है भैया। एरे, ये नाम है एरे का, इसकी जगह पे हमने सचिन एग्जांपल लिया। दूसरा, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस रहता है, ये एरे के एलिमेंट्स हैं। और एरे में एक और फीचर होता है एरे इंडेक्सिंग का। भैया जो सबसे पहला वाला जो सचिन है, सचिन के जो पूरी एरे है, उसमें जो सबसे पहला वाला एड्रेस होगा उसे हम 0 इंडेक्स नंबर से, और फिर उसके आगे 1, 2, 3, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जो पूरी एरे होती है उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली एक इंडेक्सिंग करी जाती है। जो पहला ब्लॉक होगा उसको हम 0 कहेंगे, अगले ब्लॉक को 1 कहेंगे और दूसरे ब्लॉक को 2 कहेंगे। तो ये 3 ब्लॉक्स अलग अलग इंडेक्सिंग में स्टोर होते हैं, मतलब कि इनका कुछ नाम दिया जाता है। जैसे कि सपोज अगर आपको इसको इरेज कर दो, क्या एक काम करो, इतनी चीज को नोट करो, फिर समझा दो। कर लिया क्या? चलो ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है कि ये जो एरे है, एरे नाम की जो एरे है, या सपोज ये जो सचिन नाम की जो एरे है, इसमें मुझे 3 को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, सी आउट, ये सी आउट C++ का एक फंक्शन होता है जो कि आउटपुट देने के काम में आता है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि भैया सी आउट कर दो सचिन जो एरे है, सचिन एरे के अंदर जो 1 इंडेक्स पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप सी आउट कर दो, तो ये आउटपुट मुझे 3 लिख देगा। तो इंडेक्स इस काम आता है, अगर आपको स्पेसिफिकली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसको आउटपुट में देना है, तो वहां आपका इंडेक्स काम आएगा। पहले आप एरे का नाम लिखोगे और उसके बाद इंडेक्स नंबर लिख दोगे, तो इंडेक्स पे जो डेटा होगा वो रिट्रीव हो जाएगा, वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो क्या ये कहानी समझ में आई कि भैया किस तरीके से एरे को तो पहले डिक्लेयर किया जाता है और फिर किस तरीके से उसको आउटपुट में दिखाया जाता है। क्या होता है एरे का इंडेक्सिंग, क्या होता है उसका मेमोरी एलोकेशन, किस तरीके से एड्रेसेस उसमें होते हैं भैया, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इनपुट। अगर ये 2 इंटीजर है तो उसका 4 होगा, कोई और होगा तो उसका अलग स्टोरेज होगा, जितना भी उसकी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से। तो ये कुछ चीजें हैं। तीसरा में समझ में आया, कॉन्टिन्यूअस रहता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक ऐसा रहता है। तो ये पूरी कहानी समझ में आई, इसको अच्छे से नोट जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए ये भी नोट कर लेना। अब एरे में कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, इसको इन डेप्थ में देखने की क्या जरूरत है? नहीं भैया, इसको इन डेप्थ में देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला हम एरे को क्रिएट करते हैं। ऑब्वियसली हमने यहाँ एक सचिन नाम की एरे को क्रिएट किया है। दूसरा ऑपरेशन हो गया, एरे में कोई भी नया एलिमेंट इनपुट किया जाता है, यहां हमने 1 को इनपुट कर लिया। दूसरा, ट्रैवर्स एन एरे किया जाता है। ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है कि मैं 1 बाय 1 सारे बॉक्सेस को विजिट करूं। क्या करूं? 1 बाय 1 सारे बॉक्सेस को विजिट करूं। एक टीटी का काम क्या होता है?
एक टीटी क्या करता है कि बॉक्स नंबर 1 से शुरू करके बॉक्स नंबर 10 तक जितने भी बोगीज होते हैं ट्रेन में उसमें विजिट करता है, और विजिट करते करते वो क्या करता है, सबको चेक करता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ क्या होता है, अगर मुझे आउटपुट में पूरी एरे दिखानी है, आउटपुट में पूरी एरे दिखानी है कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब मेरे आउटपुट में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, बारी बारी हर डब्बे को ट्रेवर्स करूंगा, हर डब्बे को विजिट करूंगा, और विजिट करते करते मैं क्या करूंगा, जो भी उसका एलिमेंट है उसको रिट्रीव करता जाऊंगा और उसको आउटपुट में दिखाता जाऊंगा। सपोज यहाँ 1 2 3 4 और 5 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्रेवर्स करूंगा, और जैसे ही मैं इस पे ट्रेवर्स ऑपरेशन लगाऊंगा, कैसे लगाया जाता है, डीएसए में सीखोगे। जैसे ही मैं इस पे ट्रेवर्स ऑपरेशन लगाऊंगा, क्या होगा, मेरे आउटपुट में 1 2 3 4 और 5 ये मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। क्या मिल गया भैया, एरे में जो भी नंबर्स स्टोर्ड है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। क्या ये कहानी समझ में आ गई, ट्रेवर्सिंग क्या होता है। चलो ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। फिर डिलीशन ऑफ एलिमेंट, सपोज मुझे यहाँ 5 को डिलीट करना है, तो ये ऑपरेशन भी हमारा एरे में होता है। एक्चुअल में एरे में डिलीशन होता नहीं है। क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं कि सपोज हमें 6 स्टोर कराना है, हमें 5 को डिलीट करना है और 5 की जगह पे 6 स्टोर कराना है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 वाले इंडेक्स पे 6 को ओवरराइट कर देंगे, मतलब कि इस 5 के ऊपर 6 को चिपका देंगे। तो क्या होगा, 5 ऑलरेडी छुप जाएगा, तो मान लेंगे कि भैया 5 हमारा डिलीट हो चुका है। नहीं समझ में आ रहा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जितना समझ में आ रहा है उसको ग्रास्प लेके चलो। ये जरूरी नहीं, बस मैं छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में वो चीज रहे। तो हम क्या करते हैं भैया, इसमें डिलीशन भी कर सकते हैं, मर्जिंग भी कर सकते हैं। सपोज 2 एरेज हैं 3-3 बाइट्स की, 3-3 मेमोरी लोकेशंस की, 3-3 इंडेक्सेस की, 0 1 2 0 1 2, तो हम इन दोनों को ऐड करके और एक बड़ी सी एरे बना सकते हैं, एक बड़ी सी एरे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसका जो साइज होगा वो कितना होगा, 6 होगा, 0 1 2 3 4 5। तो ये हमारी एक बड़ी एरे हो गई, तो हम मर्जिंग भी कर सकते हैं। तो ये कॉमन ऑपरेशंस हो गए जो कि हम एरे में परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको नोट कर लो, मर्जिंग के अंदर ये बॉक्स बना के एग्जांपल लिखना होगा, लिख लेना। चलिए अब बढ़ते भैया हमारे सेकेंड टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, जो कि होता है हमारा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमारा क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन्स अ डेटा एंड रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। भैया कुछ समझ में नहीं आया, गुड़ गोबर हो गया सब कुछ, जगह देख के और फिर समझाता हूं। ये कहा शाउट आउट को लिया। क्या होता है, जो हमारी लिंक लिस्ट है उसको आप ऐसा समझो कि एक लिस्ट है, एक लिस्ट है। लिस्ट कैसी होती है भैया, पहले एक पॉइंट लिखा है, फिर दूसरा पॉइंट लिखा है, फिर तीसरा पॉइंट लिखा है, फिर चौथा पॉइंट लिखा है, लिस्ट यही होती है। क्या ये सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं? हाँ भैया, एक पेज के अंदर लिखे होते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये आपस में सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। तो लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि जैसे कि ये पॉइंट्स हैं वैसे ही अलग अलग नोड्स होते हैं, इन पॉइंट्स को आप नोड मानो। लिंक लिस्ट के अंदर सिर्फ 2 चीजें होती हैं, पहला होता है नोड, दूसरा होता है नोड का लिंक। क्या होता है कि एक लिंक लिस्ट के अंदर हम एक एरे को ही सॉर्ट ऑफ यूज करते हैं। एरे नहीं होती है, लेकिन अभी समझने के लिए समझो कि हमने क्या किया, एक 2 डब्बों की एरे बना ली, फिर उसके आगे 2 डब्बों की और एरे बना ली, उसके आगे 2 डब्बों की और एरे बना ली। ये जो एक नोड होती है, इस डब्बे को, इस स्टोरेज को हम क्या कहते हैं भैया, नोड कहते हैं। ये एक नोड हो गई, ये एक नोड हो गई, ये एक नोड हो गई, तो ये इंडिविजुअल नोड्स हैं। अब क्या होता है, जैसे ही ये जो नोड है, नोड के इस वाले पार्ट में डेटा स्टोर होता है। डेटा कुछ भी हो सकता है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, कोई कैरेक्टर हो गया, कोई स्ट्रिंग नहीं, कोई कैरेक्टर हो गया। तो ये आप डेटा को इस वाले जगह पे स्टोर करा सकते हो। भैया ये वाली जगह क्यों खाली रखी है? ये वाली जगह में पता है क्या स्टोर होता है, अगली नोड का एड्रेस स्टोर होता है। ये जो नेक्स्ट नोड है, इसका एड्रेस सपोज ये 104 मेमोरी लोकेशन पे है, तो इसका जो एड्रेस है 104 वो पिछली नोड की एड्रेस वाले ब्लॉक में स्टोर होगा। ठीक उसी तरीके से जो ये वाली नई नोड होगी, इसके अंदर यहाँ पे कुछ डेटा होगा, सपोज 8 हो गया, और इस वाले ब्लॉक में ये अगली ब्लॉक का एड्रेस होगा, अगली ब्लॉक का एड्रेस होगा, सपोज इसका एड्रेस है 112, तो यहाँ पे 112 स्टोर होगा। ये एक लिंक लिस्ट की तरह ऐसे काम करता है। ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं होता है, जैसे एरे में क्या होता था कि कॉन्टिन्यूअसली मेमोरी लोकेटेड है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर एक नोड उसकी सपोज 44 मेमोरी एड्रेस पे है, तो अगली जो वो सपोज एक जो
आपकी नोड है, अगर वो 44 मेमोरी एड्रेस पे है तो जरूरी नहीं है कि अगली नोड आपकी 48 पे होगी। 4 बढ़ा के जरूरी नहीं है कि जो आपकी अगली नोड है वो 48 पे होगी, वो आपकी 1004 पे भी हो सकती है। लेकिन जो उसका 1004 वो हमको पता कैसे रहेगा कि हमारी वाली जो अगली नोड है, जो अगला डेटा है वो 1004 पे होगा। तो ये पता करने के लिए हम 1004 को इस नोड के एड्रेस वाले सेक्शन में स्टोर करा के रखते हैं। ज्यादा समझ में नहीं आया, हल्का समझ में आया है, हल्की नॉलेज पकड़ो। और अब इस चीज को समझो कि जो हमारा लिंक लिस्ट होता है इसमें छोटी छोटी नोड्स होती हैं, इसमें छोटी छोटी नोड्स होती हैं। हर नोड का एक सेक्शन होता है डेटा के लिए और दूसरा सेक्शन होता है अगली नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए। एक सेक्शन होता है डेटा के लिए और दूसरा सेक्शन होता है अगली नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो ये जो हमने एरो बनाया है ना, ये यही दिखाने के लिए कि ये वाली नोड इस नोड से कनेक्टेड है विथ दिस एड्रेस, और ये वाली जो नोड है इसके पास अगली नोड का एड्रेस होगा, इसके पास अगली नोड का एड्रेस होगा। अब जैसे ही जहां पे ये आपकी लिंक लिस्ट खत्म होगी उसके आगे नल होगा तो यहाँ पे नल लिखा होगा। क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ जी भैया, जो लिंक लिस्ट है वो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं होता है भैया। एक नोड अगर 04 पे एड्रेस पे पड़ी हुई है तो अगली नोड कहीं भी हो सकती है पूरे मेमोरी के अंदर। आपकी जो भी एसएसडी है, आपकी जो भी हार्ड ड्राइव है, उसमें कहीं पे भी किसी भी एड्रेस पे उसकी अगली नोड हो सकती है। लेकिन पता कैसे चलता है कि उस एड्रेस पे रखा है भैया? यहाँ जो एग्जिस्टिंग नोड है, जो फर्स्ट नोड है, उसके अंदर हम उसका एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। जो भी उसका एड्रेस हो उसको हम यहाँ स्टोर करके रखते हैं। और ये जो लिंक लिस्ट की पहली नोड होती है इसे हम कहते हैं भैया हेड नोड। जैसे किसी भी लाइन में जो सबसे आगे खड़ा होता है उसे हम कहते हैं ना लीडर। ठीक उसी तरीके से एक लिंक लिस्ट के अंदर जो सबसे पहली नोड होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? हेड। क्या कहते हैं भैया? हेड, लीडर की तरह मान लो इसको। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लिंक्ड लिस्ट। अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, क्या ये इंडिविजुअल नोड्स है? हाँ जी भैया। वेयर ईच नोड कंटेन्स डेटा, हाँ जी भैया डेटा, एंड अ रेफरेंस। रेफरेंस क्या है भैया? ये नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस है इसी को हम रेफरेंस कहते हैं टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। अब ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। तो क्या करोगे? ये वाला एग्जांपल बनाओगे, ये डेफिनेशन लिखोगे और ये वाला एग्जांपल लिखोगे। साथ ही साथ जो कॉमन ऑपरेशंस लिंक लिस्ट के अंदर होते हैं, सबसे पहले भैया क्रिएशन, लिंक लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। फिर इंसर्शन, इसके अंदर ए बी सी डी ये जो डेटा इंसर्ट कराया जाता है ये हम इंसर्शन ऑपरेशन से करते हैं। फिर डिलीशन, हम एक नोड को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग मैंने बताया था, अगर आउटपुट में हमें पूरी एरे को या पूरी लिंक लिस्ट को हमें दर्शाना है, दिखाना है, तो हम क्या करते हैं? ट्रैवर्सिंग यूज करते हैं। सर्चिंग, सर्चिंग का मतलब क्या है? अगर पूरी ट्रैवर्सिंग ना करके पूरी की पूरी लिंक लिस्ट के डेटा को ना दिखा के हमें एक सिंगल डेटा चाहिए, सपोज सी हमें बताओ कहां पे है, तो उसको हम सर्चिंग कहते हैं कि सी हमें पूरी लिंक लिस्ट में खोज के दिखाओ। अब कॉन्कैटिनेशन, दो लिंक लिस्ट को, सपोज ये 2 डिब्बों की लिंक लिस्ट है, ये 2 डिब्बों की लिंक लिस्ट है, तो हम इसको जोड़ के 4 डिब्बों की बना सकते हैं। ये कॉन्कैटिनेशन मर्जिंग ऑफ द एरे की तरह है। जैसे यहाँ कॉन्कैटिनेशन है, यहाँ पर एक मर्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो हाँ, ये ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक, तो इस चीज को आप नोट कर लो बेहतरीन तरीके से। ये हो गया आपका लिंक्ड लिस्ट। क्या हो गया भैया? ये हो गया आपका लिंक्ड लिस्ट। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अब आता है शाउट आउट्स वाला सेक्शन। शाउट आउट्स में पहला दिव्या शर्मा, कीप इट अप सर, आई एम डूइंग द सेम। इनका कमेंट यहाँ क्यों लिया गया है भैया? यहाँ पे कोई नया फीचर या कुछ ऐसा तो है कुछ नहीं, कुछ बग इन्होंने बग फाइंड नहीं किया। इनका कमेंट मैंने लिया है कंसिस्टेंसी के लिए। ये हमारे उन व्यूअर्स में से है जो कि हमारे फर्स्ट क्लास से, इनिशियल क्लासेस से है, जो हमारे यूनिट 1 से जुड़े हुए हैं और ये यूनिट 1 से हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इस वजह से मैंने सोचा कि इनको एक एप्रिसिएशन तो बनता है। तो दिव्या शर्मा, हैट्स ऑफ टू यू, क्लैप्स फॉर यू, अप्लॉज फॉर यू कि भैया आपने कंसिस्टेंसी के साथ पूरे कोर्स को फॉलो किया है, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू सक्सीड। ठीक है, चलिए अब उसके बाद एक सुमन है, सुमन सौरभ, ये 2 नाम लिखे हुए हैं, आई डोंट नो। ये पूछ रहे हैं कि भैया कैन आई हैव योर नोट्स पीडीएफ। तो सुमन, आई एम सो सॉरी, सौरभ या सुमन आप जो भी हो, आई एम सो सॉरी, बट पीडीएफ अगर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस चीज की तो क्या होता है कि बच्चे फिर नोट्स नहीं बनाते। चलो ठीक है, आप तो है नोट्स भी बना लोगे, पीडीएफ से पढ़ लोगे, मगर उसका कोई तुक नहीं बनता ना। आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, जो चीज आपको समझ में आ रही है उसको आप अपने शब्दों में लिखो। उससे अच्छे नोट्स आपको नहीं मिल सकते। मैं कहता हूं, मैं हर बार यही कहता हूं कि भैया आप पॉइंट्स में लिखो, आप छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, उर्दू में लिखो, फारसी में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुद के नोट्स जो होंगे ना वो बेस्ट नोट्स होंगे। और खास करके बीसी में ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, एरेज, लिंक लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स, आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ये सब अगर आप खुद से नहीं बनाओगे तो फिर
कोई मतलब नहीं है। पीडीएफ से आप पढ़ के एग्जाम पास कर लोगे, लेकिन जो लाइफ का एग्जाम है, जो आपका कोडिंग जर्नी का एग्जाम है, वो पास नहीं कर पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, पीडीएफ की मांग मत करो, ठीक है? तो आपका पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, आई एम वेरी सॉरी। इसके अलावा आप जो भी चीजें मांगोगे वो हम देने के लिए तैयार है। तो ये आपके 2 शाउट आउट्स हो गए। अब एक और सेक्शन बचा हुआ है। भैया थोड़ी प्रमोशन ना करूं मैं क्या अपनी है? क्या होता है क्या कुछ नहीं भैया। एक हो गया हमारा कोडिंग चैनल। देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ो या आप मतलब अदर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि वो पासिंग है। बस आप उसको क्लियर करो फर्स्ट ईयर में, उसको पास करो, एग्जाम क्लियर करो और निकलो। फिर आप जब एक्चुअल कोडिंग जर्नी में घुसोगे ना, तो वहां पे आपका रोल आएगा एजुकेशन पॉइंट कोडिंग पे। ये हमारा एक नया चैनल है जहां आपके बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज चालू होने वाले हैं। वो ऐसे कोर्सेज होंगे जो कि टक्कर दे रहे होंगे आपके बड़े बड़े इंडस्ट्री लेवल कोर्सेज को, जो कि पेड हैं, जो कि 50-50, 60-60, 70-70 हजार लेके आपको पढ़ाया जा रहा है। उन सब चीजों को टक्कर ये दे रहे होंगे, एंड दैट इज माय प्रॉमिस। उस लेवल का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, क्योंकि एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन हमेशा से जाना गया है किसके लिए? अफोर्डेबिलिटी के लिए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे रहेंगे, और या फिर किसी किसी केसेस में फ्री बैचेस रहेंगे, और वो फ्री बैचेस ऐसे रहेंगे जो कि आपके पेड बैचेस के मुकाबले ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा कारगर साबित होंगे। तो आप इस चीज को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सब्सक्राइब क्यों करना है? सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना भी है, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब भी हम कोई नया बैच लॉन्च करें, उसकी कहानी जो है, उसकी जो नोटिफिकेशन है, उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस चीज के लिए आप इसका नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करके रख लेना। दूसरी चीज, जो आपके कोर्सेज हैं उनमें जो फ्री बैचेस चल रहे हैं वो ये सारे हैं, केमिस्ट्री का, मैकेनिकल का, BEE का, हमारा इंजीनियरिंग फिजिक्स का, कंप्यूटर का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, इंग्लिश का भी उतना नहीं आया है, मगर आप ये बैचेस को देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, तो आप 799, जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, इसका इतना पे करके आप ऐप पे जाके इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। तो ये पूरी कहानी हो गई। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। आज पाटिल भाई ने एक बड़ा मनोरंजन कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अपना ध्यान रखो, नोट्स अच्छे से बनाओ। धन्यवाद।